Hello, good evening everyone and welcome to our YouTube channel शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ वेत्री और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर एंड आई होप कि आपने इससे पहले वाले सारे वीडियोस देखे होंगे और उन वीडियोस में जो भी आपको डाउट्स हुए होंगे वो आपने ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट किए होंगे। इसके अलावा कुछ सजेशंस भी होंगे आपके जिनको मैं आने वाले अपने सभी वीडियोज़ में अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड गाइडिंग मी वेयर टू इम्प्रूव एंड वॉट आई कैन डू फॉर यू सो दैट आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे लोअर ग्रेड्स में हमने पढ़ा है इस चैप्टर को। ओके, तो आप बताइए कि ये चैप्टर नया तो नहीं है ना? ये चैप्टर नया नहीं है, लेकिन क्या करेंगे इसमें हम और थोड़ा सा डिटेल पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन में देखे थे, अब आप उनको थोड़ा सा एलॉबरेटेड फॉर्म में देखेंगे। जब आप उसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका विजन इस टॉपिक को लेकर और क्लियर होगा एंड आपको समझ में आएगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म में किस तरह से वो अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं, कैसे वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 7, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका बोर्ड्स में वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। तो आई होप कि आप सारे वीडियो को डिटेल में अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर भी होंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टूवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओवरव्यू हम क्यों शेयर करते हैं? ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार हम स्किप कर लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है, लेकिन ओवरव्यू के थ्रू आपको ये आइडिया लग जाता है कि मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ या क्या पढ़ने वाली हूँ। तो ओवरव्यू इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि अगर आप कोई सूटेबल पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो आपको ओवरव्यू के थ्रू पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में वो टॉपिक है या नहीं। सो नाउ लेट्स स्विच टू द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विथ व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, देन हम बात करेंगे अबाउट उसके टाइप्स, कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, राइट? कि एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि प्लांट्स में पढ़ेंगे। पहले हमको पता चलेगा कि प्लांट्स कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं, या फिर मैं मान के चलिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ इवेंट्स होते हैं। सो वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो बेसिकली ये 3 इवेंट्स हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो प्लांट्स में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है? जैसे पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, सीड एंड इट्स पार्ट्स। फिर ह्यूमन बीइंग्स में भी सेम यही आता है। प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, ठीक है? अभी आने वाले आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे और कहाँ हो रहा है। इसके अलावा फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ह्यूमंस में क्या होते हैं। तो ये दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ये उसके लिए कॉमन है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ you will learn about different contraception methods which are going to help in preventing unwanted pregnancies. Also, we will be talking about the sexually transmitted diseases and what methods can help us in preventing any individual from these sexually transmitted diseases. Okay, so now let's move ahead towards the topic. So सबसे पहले, as I told you, we will be talking about what is reproduction. Chapter 5 में हमने ध्यान से पढ़ा थे सारे लाइफ प्रोसेसेस, है ना? लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, और वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है,
है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके बिना सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। जब सस्टेनेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है तो फिर सर्वाइव करके क्या, लाइक हाउ आर एनी इंडिविजुअल गोइंग टू प्रोड्यूस देयर कॉपीज। तो इस वजह से हम लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। लेकिन रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अगर ये पेन है, अगर ये पेन कई सालों तक भी पड़ा रहेगा तो इट कैन नॉट डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू, ये मुझे दो में नहीं मिलेगा, है ना। आप जिस बेंच पे बैठे हैं, आप जिस स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपने अगर टाइम दिया तो वो स्क्रीन डबल हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू अपनी कॉपीज बना रहे हैं? विद द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर हो, दे आर रिप्रोड्यूसिंग टू एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ही नहीं करता तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके आने वाली जनरेशन्स नहीं दिखेंगी। तो किसी भी आने वाली जनरेशन को देखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू कि वी आर हैविंग डाइवर्स इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर एनिमल्स हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि सभी एक ही तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो वो अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन टू मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। स्टूडेंट्स, हियर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं आपको इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पता रहेगा कि आप डिफरेंसेस कैसे लिख सकते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओके, and that single parent is giving rise to a whole new individual. Okay, now यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब मैं कई बार गैमेट टर्म यूज कर रही हूँ, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गैमेट्स क्या होते हैं। तो गैमेट्स जो रहते हैं ये सेक्स सेल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है मदर और फादर की। अब क्योंकि यहाँ मदर फादर जैसा कुछ डिवीजन नहीं है, ओके, एक ही पेरेंट है जो कि न्यू इंडिविजुअल को राइज दे रहा है, तो इसलिए यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होती है। फर्टिलाइजेशन is absent. ओके, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? दो अलग अलग डीएनए रिकम्बाइन भी नहीं हो रहे। जब दो अलग अलग डीएनए रिकम्बाइन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमें कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और जब हमें वेरिएशन नहीं मिलेगी तो हमें ये पता होगा कि ये एग्जैक्ट लगभग एक सी कॉपी है पेरेंट की, ठीक है। ये सपोज ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपको इस तरह का एक रिकॉम्बिनेंट मिला, ठीक है। अब जब आपने फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इस पर्टिकुलर कॉपी का यही डीएनए कॉपी बना, राइट। सो ये लगभग पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, इसलिए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें मदर फादर इन्वॉल्व हैं। तो बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ओके। Now, if both the parents are involved over here, the next is गैमेट भी बन रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब
ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, recombinant. We are getting the combinations, right? So the offspring will not be exact copy of the parents. Okay, offspring is not exact copy of parent. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करें. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं अपनी फेवरेबल और इनफेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग. आई होप नाउ यू कैन राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स. सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड हैं जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. इसमें मेंशन है कि यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता. जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है, इसके अलावा इट इज़ अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपको क्विक रिजल्ट्स देते हैं. ठीक है, यू विल गेट ऑफस्प्रिंग इन द शॉर्ट टाइम. लेकिन ह्यूमन के केस में आपको भी पता है इट टेक 9 months to get the offspring, right? So basically ये faster method होता है और ये method higher organism या multicellular organism तब अडाप्ट करते हैं जब उनकी कुछ unfavorable condition होती है, right? So अब asexually reproduce करने के लिए ऑर्गेनिज्म एक ही तरह से नहीं करते, अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम डिटेल में अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है फिजन. फिजन क्या होता है मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी डिटेल में. उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन. आफ्टर फ्रेगमेंटेशन इट्स रीजेनरेशन. रीजेनरेशन के बाद फिर है spore formation, and after spore formation we have vegetative propagation. vegetative propagation जो है वो mode of asexual reproduction है plants में. ठीक है, तो ऐसा है कि plants भी asexually reproduce करते हैं अपने vegetative part से. सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स भी करते हैं ड्यूरिंग सर्टन रिक्वायरमेंट्स. ओके, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा आपको एक और न्यू टर्म इंट्रोड्यूस है जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है. आजकल इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं. लाइक अगर आप बायोलॉजी की इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा काम बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है, सबसे ज़्यादा काम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो रहा है, सबसे ज़्यादा काम माइक्रोबायोलॉजी में हो रहा है. ठीक है, तो जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, टिश्यू कल्चर. इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में भी ये टॉपिक है. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, सो नाउ लेट्स मूव अहेड and have a look at this. As I told you about fission. So fission is what? Fission is basically splitting of a parent body into 2 or many daughter cells. Okay, either 2 or many. Okay, depending on that you are classifying fission as 2, that is binary fission and multiple fission. Fission means splitting of a parent body into 2 daughter cell, and then if a parent cell divides into 2 daughter cell you are calling it binary fission. if it is dividing into multiple, यानी कि अगर ये मल्टीपल में हो रहे हैं तो हम इन्हें मल्टीपल फिजन कहते हैं. ठीक है, अब बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया. ये बाइनरी फिजन यानी कि पेरेंट बॉडी 2 ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो रही. और अगर मैं मल्टीपल फिजन की बात करती हूँ तो मल्टीपल फिजन आप देख सकते हो इनटू प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लर्न इन डिटेल अबाउट फिजन इन अमीबा. सो एज इन द डायग्राम यू कैन सी, this is here in the diagram we can see here. आप देख सकते हो 2 स्टेप्स हैं.
ठीक है। पहला स्टेप जो हो रहा है फिजन में वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोट हम न्यूक्लियस को कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो फिर यहाँ पे फरो बनता है और फिर आपका सेल पर्टिकुलरली डिवाइड हो रहा है। तो बाइनरी फिजन में दो मेन स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस में कंप्लीटली सेल डिवाइड होता है। सो parent body splitting into two daughter cells, that is called binary fission, and you can see the example given of amoeba. Okay, and then rather than amoeba you can observe the same in leishmania and paramecium as well. Now let's see about the multiple fission. As I told you, you can see multiple fission in the plasmodium, which is a malaria parasite. Okay, इसकी वजह से मलेरिया होता है। नाउ यू विल फील कि मलेरिया तो इसकी वजह से नहीं होता, मलेरिया तो मच्छर की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ कैरियर है, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मच्छर के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, मस्कीटो के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, ठीक है। सो यू कैन सी प्लाज्मोडियम हियर अ सिस्ट इज फॉर्म्ड एंड विद इन द सिस्ट यू कैन सी मल्टीपल डिवीजन। सिस्ट के अंदर आप देख रहे हो अलग अलग डिवीजन होकर कितने सारे पैरासाइट्स बन चुके हैं। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी ये सिस्ट बर्स्ट हो जाएगी और ये सारे के सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं थ्रू मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग, विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ अ बड फ्रॉम अ पेरेंट बॉडी। क्या होता है कि एक बड होती है पेरेंट बॉडी से। अभी मैं आपको ईस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगाई होता है, ठीक है, जिसमें पेरेंट बॉडी में एक बड डेवलप होती है, ठीक है। अब ये जो बड है ये पूरा नरिशमेंट पेरेंट बॉडी से ऑब्टेन करती है। इसी तरह से कई सारे चेन ऑफ बड्स बन जाते हैं मैच्योर, ठीक है। लेकिन इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल भी है हाइड्रा, जिसमें बड बनती है, मैच्योर होती है, पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहकर सारा नरिशमेंट पेरेंट बॉडी से एब्जॉर्ब कर रही है और जैसे ही मैच्योर हो गई है ये पेरेंट बॉडी से स्प्लिट हो जा रही है, पेरेंट बॉडी से अलग हो रही है। जब पेरेंट बॉडी से एकदम अलग हो रही है तो फिर एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है। यहाँ लेकिन ईस्ट के केस में आपको क्या दिखेगा, चेन ऑफ बड्स, ओके। फिर वो फर्दर डिवाइड होंगे, स्प्लिट होंगे पेरेंट बॉडी से, बट इनिशियली दे फॉर्म चेन ऑफ बड्स। बट इन केस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा इज डेवलप्ड विद द बड एंड देन इन दोज बड्स हियर hydra will be developed in the buds and then that bud will get detached from the parent body and then start behaving as a new individual. Now the other type of asexual reproduction is fragmentation. Fragmentation में क्या है, parent body है, इसको आप स्पायरोगायरा में देख सकते हो। स्पायरोगायरा is an example which is representing fragmentation. So स्पायरोगायरा में क्या हुआ कि ऐसे 3 फ्रेगमेंट्स हो गए पेरेंट बॉडी के। अब ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप एज अ न्यू इंडिविजुअल, ओके। सो जैसे कि अगर मेरे पास पीस ऑफ पेपर है और मैं मेरे उस पीस ऑफ पेपर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ और हर पार्ट जो है वो एज अ न्यू पेपर शीट काम कर सकता है किसी के भी लिए जिसको थोड़ा सा लिखना है उसमें। या फिर मेरे पास एक पीस ऑफ चॉक है ना, आपने चॉक तो बहुत देखा होगा स्कूल में। अच्छा, अगर चॉक का साइज़ छोटा सा हो जाए तो भी टीचर उससे लिखती है, अगर चॉक बड़े साइज़ का हो तो भी टीचर उससे लिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट बॉडी स्प्लिट हो रहा है एंड देन दे आर बिहेविंग और डेवलपिंग एज अ न्यू इंडिविजुअल, राइट। इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एन एल्गी। Now we will be moving ahead with regeneration. Regeneration बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजेनरेशन हमने कई बार देखा है कि सपोज हम कोई छिपकली गिरी और उसकी टेल उसकी बॉडी से डिटैच हो गई। ये एक कॉमन सिनेरियो है जो हम घर में कई बार
चुके होंगे, है ना। अभी तक हमने देखा तो होगा ये, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि थोड़ी दिन बाद उस छिपकली की पूंछ तो आ गई, है ना, यानी कि छिपकली ने अपनी टेल को रीजनरेट कर लिया, दोबारा से बना लिया, लेकिन उस पूंछ में बाकी पूरा पार्ट डेवलप नहीं हुआ, है ना। तो ये रीजनरेशन उस रीजनरेशन से अलग है, ठीक है। रीजनरेशन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को डेवलप कर पाते हैं, ये उनके रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन दिस इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन इंडिविजुअल। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी लॉस्ट पार्ट है वो पूरा डेवलप होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, और फिर दे आर बिहेविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या रीजनरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का एक मोड हो सकता है क्या? तो नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन कैन नॉट वर्क एज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ ऑर्गेनिज्म में करता है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। तो फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट बॉडी फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट करके एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन यहाँ पे पूरा लॉस्ट पार्ट जो है बॉडी का वो रीडेवलप होगा और फिर वो बिहेव करेंगे एज अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। सो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भी अलग अलग है, और रीजनरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में एक तरह से रिप्रोडक्शन का मोड नहीं हो सकते। तो रीजनरेशन में डिटेल में देखें तो लेट्स सी, ये प्लेनेरिया है, रीजनरेशन आप प्लेनेरिया में देखते हो। सो प्लेनेरिया में पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड हो रही है इनटू 3 पार्ट्स। इसमें हो रहा है हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। अब हेड वाले रीजन से भी पूरा एक प्लेनेरिया डेवलप हुआ, ट्रंक वाले रीजन से भी एक होल प्लेनेरिया डेवलप हुआ, और टेल से भी होल प्लेनेरिया डेवलप हो गया। सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंड फ्रेगमेंटेशन इन, इट्स अ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। और यू कैन फ्रेगमेंटेशन इसलिए भी यूज कर सकते हैं टर्म क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन प्लस रीजनरेशन you can see। पहले फ्रेगमेंटाइज हुए, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुए, देन दे आर रीजनरेटिंग द होल लॉस्ट बॉडी एंड देन बिहेव एज अ न्यू इंडिविजुअल, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड and talk about budding in hydra, which I already explained you. You can see in the diagram, this is a parent body, okay, this is a parent body in which a new bud, एक छोटा सा बड आप देख रहे होंगे कि वो डेवलप हुआ। अब इस बड में से एक न्यू होल हाइड्रा डेवलप हो रहा है, और जब तक मैच्योर नहीं हो रहा इट इज अटैच विद द पेरेंट बॉडी, और जैसे ही नाउ इट इज मैच्योर इनफ इट विल बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड वी विल हैव अ न्यू हाइड्रा, हमको नया हाइड्रा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड बडिंग इन हाइड्रा। Next topic that we have is spore formation. What is a spore formation? Spore formation एक स्पोरेंजिया होता है जिसमें कई सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब जब ये स्पोरेंजिया होता है, ये सारे स्पोर्स मैच्योर हो गए और फेवरेबल कंडीशन हुई, तो दिस स्पोरेंजिया विल रप्चर एंड दीज स्पोर्स विल बी स्कैटर्ड, ठीक है। और जहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ ये डेवलप करेंगे। इसका एक कॉमन एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस को आप और क्या कहते हो? ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को कई समय तक के लिए छोड़ दें, ध्यान नहीं दें, तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा कॉलोनी टाइप की डेवलप होने लगती है, उसको हम ब्रेड मोल्ड कह रहे हैं। राइजोपस उसका बायोलॉजिकल नेम है। इस तरह से उसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये फिलामेंट है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर कई सारे स्पोर्स हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, ये स्पोरेंजिया जो होता है ये रप्चर हो जाता है और रप्चर होके स्पोर्स को स्कैटर कर देता है इनटू एयर, और जहाँ उन्हें फेवरेबल सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है ये वहाँ पे एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now we will be proceeding ahead to the next topic, that is vegetative propagation, ठीक है। अब आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट बॉडी को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो।
प्लांट बॉडी में पहला पार्ट जो होता है वो होता है वेजिटेटिव पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो है जेनरेटिव पार्ट। ओके, या फिर आप उसको सेक्सुअल या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हो। ठीक है, जेनरेटिव या रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसमें आ जाती है लीफ, स्टेम एंड रूट। ओके, और जेनरेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं आपका फ्लावर और फ्रूट्स। ओके, सो इस तरह से प्लांट की बॉडी को आपने डिवाइड किया है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, लीफ, स्टेम और रूट को यूज़ करके आप पूरा एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम आर्टिफिशियली भी करते हैं और हम नेचुरली भी ऑब्जर्व करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल हमें कॉमनली किचन में दिखेगा, और ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। एक छोटा सा पोटैटो लेना विथ परमिशन ऑफ योर मदर। ये नहीं कहना कि मैत्री मैम ने सजेस्ट किया था तो आप मुझे पोटैटो दे दो, ऐसा नहीं है। आप छोटा सा एक पोटैटो लीजिए और उसको रख कर भूल जाओ कुछ समय के लिए। फिर आपने देखा होगा पोटैटो की में आईज होते हैं ब्लैक ब्लैक, है ना। फिर उसमें से छोटे छोटे से बर्ड्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप उसको काफ़ी दिनों के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, वो बर्ड से आप न्यू पोटैटो प्लांट्स डेवलप कर सकते हो। तो वो एक नेचुरल एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसके अलावा एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम, जिसकी लीफ की मार्जिन में भी एडवेंटिशियस बड्स डेवलप होने लगते हैं और उससे भी आप पूरा एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हो। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, यू कैन प्रोपगेट होल न्यू प्लांट with the help of stem, leaves and root of the plant. Now here are the types of vegetative propagation which I already told you. It can take place naturally and it can take place artificially as well. And tissue culture is a lab based method, or you can say it's a in vitro, okay, in vitro artificial process of propagating a whole new plant. Okay, so नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ब्रायोफाइलम लीफ। इसके अलावा पोटैटोज में भी आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन 3 टाइप से करेंगे, कटिंग, लेयरिंग एंड grafting. Okay, so this is how we can propagate whole new plant using any of the vegetative parts of the plant, है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हर समय नहीं करना होता है, प्लांट्स तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ सर्कमस्टांसेस में होते हैं, जैसे कि अगर प्लांट नेचुरली सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या फिर आपको प्योर लाइन्स चाहिए। प्योर लाइन्स क्या होते हैं, वैसे प्लांट्स जो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसे हों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होगा, वेरिएशन आ जाएंगे, है ना, और हमें वेरिएशन नहीं चाहिए, हमें प्योर लाइन्स चाहिए। तो उस कंडीशन में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, सीड्स नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इट कैन टेक्स प्लेस naturally, so you can observe vegetative propagation in sugarcane, in bryophyllum, in potato, right? But artificial vegetative propagation can be observed in स्पेसिफिक प्लांट, जो हमारे टारगेट प्लांट्स हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है प्लांट को, वो तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये जो प्लांट्स में नेचुरली फ्लावर और फ्रूट्स बियर करने की कैपेसिटी लूज हो गई है, उसका न्यू वर्जन, उसको प्रोपगेट हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, राइट। अब हमको अगर पेरेंट्स से सिमिलर प्लांट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमको पेरेंट्स से सिमिलर प्लांट चाहिए, तो जब हमको पेरेंट्स से सिमिलर प्लांट चाहिए तो बेसिकली
वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू सीडलेस वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं, राइट। और अभी ये हो गया आर्टिफिशियल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें मैंने बताया कटिंग का तो कॉमन एग्जांपल आप घर में ही देखते हैं। आपके गार्डन में अगर आप रोज़ के स्टेम को कट करके ग्रो कराते हो तो आपको पूरा एक नया रोज़ प्लांट मिल जाएगा, राइट। आप पूरा एक न्यू रोज़ प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हो। सो कटिंग इसमें क्या हो रहा है, आप मेरिस्टेम को कट कर रहे हो, सॉइल में लगाकर न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हो, पर कटिंग क्योंकि आप कर रहे हो, तो इसलिए ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसके बाद होता है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, स्टेम को, प्लांट्स की स्टेम को कुछ इस तरह से बेंड किया जाता है और सॉइल के कांटेक्ट में ले आया जाता है कि उसमें से रूट्स डेवलप होने लगती हैं, ठीक है, और फिर नया प्लांट, ठीक है। ये कॉमनली हम जैस्मिन में और स्ट्रॉबेरी में देखते हैं। ये एग्जाम्पल है लाइक इन द स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मिन में हम करवाते हैं आर्टिफिशियली। ये आर्टिफिशियली है कि हम आर्टिफिशियली स्टेम को बेंड कर रहे हैं और फिर हम उससे एक न्यू होल प्लांट प्रोपगेट कर रहे हैं। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो अलग अलग प्लांट्स को लेते हैं और उनको, एक को हम बेस लेते हैं रूट और एक का हम स्टेम, यानी कि अपर पार्ट होता है हमारा और लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट जो रहता है वो एक दूसरे प्लांट का है और लोअर पार्ट दूसरे प्लांट का है, यानी कि एक प्लांट का रूट सिस्टम आप देख रहे हो, एक प्लांट का आप शूट सिस्टम देख रहे हो। अब आप इस तरह से उनको अलाइन करोगे कि उनके वस्क्यूलर बंडल्स जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है, ताकि कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल और फ्रूट ये मेंटेन रहे, ठीक है। वाटर कंडक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ आराम से जा रहा है, और फूड ऊपर से नीचे, और नीचे स्टोर्ड है तो ऊपर भी आराम से डिलीवर हो रहा है, ठीक है। सो इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है स्टॉक और एक होता है स्वॉन। स्टॉक होता है और स्वॉन, ठीक है। अब आप इसको, मैंने बताया किस तरह से हम अरेंज करेंगे, राइट। सो अब हमको क्या करना है, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये सपोज प्लांट 1 था और ये प्लांट 2 था। जब ये फर्दर प्रोपगेट होगा तो इसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हमारे पास एक नई वेराइटी आ गई, प्लांट 3। ये हाइब्रिड बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। हाइब्रिड यानी कि आपको जो ऐसे प्लांट्स जिनमें दो तरह के कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हो आपके डिज़ायर्ड, ठीक है। तो आजकल हम लोग एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी यूज़ करते हैं इस मेथड का। अब टिश्यू कल्चर एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम लैब में न्यू प्लांट प्रोपगेट करते हैं प्लांट के ही इसी पार्ट से। जैसे कि आपका ये टेस्ट ट्यूब है। सबसे पहले तो जो सैंपल प्लांट आप ले रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। इसमें एक्स प्लांट में आपका मेरिस्टेम हो सकता है, जाइगोट हो सकता है, इसमें आपका एम्ब्रियो हो सकता है, इसमें आपकी लीफ हो सकती है, कुछ भी आप एक्स प्लांट ले सकते हो, प्लांट का कोई सा भी पार्ट। उसको आप आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर करते हो। आर्टिफिशियल मीडिया हम लैब में बनाते हैं, ऐसा मीडिया जिसमें प्लांट के लिए रिक्वायर्ड सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम आर्टिफिशियली इसमें एक छोटा सा, सपोज मेरिस्टेम मैंने इसमें ग्रो किया। अब मेरिस्टेम सारे न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करके एक होल न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया को प्रोवाइड करने के अलावा टिश्यू कल्चर में हमें माइक्रोब्स, फ्री एनवायरनमेंट, प्रॉपर लाइट पीरियड, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये नए प्लांट को आप सब कल्चर कर सकते हो और इस एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हो और फिर आप इसको ग्रीन हाउस में रखकर फील्ड में भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आजकल का एडवांस मेथड है, काफ़ी एडवांस मेथड है और कई सारे ऐसी दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, कई सारे ऐसे प्लांट प्रोड्यूस होने के लिए कर रहा है जिनको आप नेचुरली प्रोड्यूस अभी नहीं कर पा रहे हो या सीजनल है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करेंगे। तो हम लैब में वो सीज़न प्रोवाइड कर देते हैं उनको, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देते हैं उनको कि वो ग्रो कर पाएँ, वो वहाँ डेवलप हो पाएँ और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाए, राइट। सो आई होप टिश्यू कल्चर क्लियर हो गया आपको।
So with that note, we are done with our very first topic of this chapter, that is how do organism reproduce. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमें पता चला कि रिप्रोडक्शन क्या है, हमें पता चला कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं और दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, हमें ये पता चला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कितने सारे टाइप्स हैं और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में आप उन्हें किस कंडीशंस में ऑब्जर्व कर पाते हो। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ़ इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में बताइए, आपके सजेशंस भी मोस्ट वेलकम है, ताकि मैं अपने आप में बहुत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लॉगिंग इन टू शिक्षास्त्र एजुकेशन, ताकि आप सारे वीडियोज़ डिटेल में देख पाएँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।